हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगाने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट का? तो सामाजिक अध्ययन, ये आपको अच्छे से पता है। आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई को होने वाला है। 7 जुलाई तक आपको यहाँ पर हर दिन सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके जुड़ जाइएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। हर एक सवाल के बाद आपको टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सोचना पड़ता है। इस तरह का ये मतलब कहिए कि भारत का इकलौता एग्जाम है जिसमें कि टाइम सबसे ज़्यादा दिया जाता है और सारे सवाल को आप लास्ट तक में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 150 सवाल के बारे में कहा जा रहा है। आप जब घर में अपना सेट वगैरह लगाते हो, कोशिश करिएगा जितना जल्दी सेट लगा पाएँ उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ना लास्ट में ना 10-15 मिनट कम से कम हो ही जाएगा अगर आपका पकड़ अच्छे से नहीं होगा तो। अगर आपने पहले से पढ़ा है, अगर आपको सब कुछ पता है, यानी कि एक सब्जेक्ट पे भी अगर अच्छे से पकड़ है जो आपका सब्जेक्ट है, तो आप आराम से टाइम बचा लेंगे लास्ट में। नहीं तो यकीन मानिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको शायद ये बात याद आए, लास्ट का जो 15-20 मिनट होता है वो आप मतलब लगेगा कि शायद 15-20 मिनट और होना चाहिए था। तो वैसा नौबत ना आए इसके लिए आप हर एक सवाल को अच्छे से रटते चलिए, समझते चलिए, सेट वगैरह घर में लगाते रहिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। जो भी लोग नए हो आप यह भी ध्यान रखिएगा, अभी आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है जुलाई में, इसमें अभी तक पिछले 10-15 वर्षों में जो भी सवाल पूछे गए हैं वहीं से सवाल दे करके सवाल यानी कि क्वेश्चन पेपर में दे करके सेट करके आपसे एग्ज़ाम ले लेगा। लेकिन जो आपका दिसंबर में हो सकता है कि सीटेट का एग्ज़ाम हो, इस बार हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, फिर आपको शायद नए तरीके से पढ़ना पड़े, तो फिर से आपको सीटेट ना देना पड़े। उसके लिए यही कह रहे हैं, आप ही के फ़ायदे के लिए अच्छे से सेट वगैरह लगाइए। सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ ही दिन बचा हुआ है, सेट वगैरह आप लगाते रहिए। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग, देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है पहले समझिए। मुगल साम्राज्य जब चल रहा था ना, तो उस समय के बारे में कह रहा है नदी तट बाग हुआ करता था, नदी तट बाग था। इस डिजाइन में मकबरा जो है एक चबूतरे पर हुआ करता था। मकबरा कहाँ पर? चबूतरे पर हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, मकबरा चबूतरे पर। अब कह रहा है कि बाग जो है इसके पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में किस साइड हुआ करता था यह बताइए। आपको बताना होता है बाग कहाँ पर होगा। ये ना दक्षिण में हुआ करता था। नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हुआ करता था? दक्षिण में। सेकेंड कह रहा है यानी कि 92 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित लगभग सभी स्थलों पर स्तूप, विहार, चैत्य तथा अन्य स्मारक बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किस स्थल का महात्मा बुद्ध के जीवन से कोई संबंध नहीं था परंतु वहां एक स्तूप निर्मित है? सवाल को समझ गए? कह रहा है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित लगभग सभी स्थल, मतलब महात्मा बुद्ध कहीं पर गए, प्रवचन दिए या कहीं पर रुके, उन सारे जगहों पर ना या तो स्तूप या फिर विहार या फिर चैत्य या फिर कोई और स्मारक जरूर बनाया गया है। लेकिन कोई एक जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध नहीं गए थे, यानी कि उनके जीवन से कोई संबंध वहाँ पर नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया है। वह जगह कौन सा है? कुशीनगर है, सारनाथ है, बोध गया है या फिर सांची है? आपको ध्यान रखना होता है सांची। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है ना कि बौद्ध धर्म में जो सबसे बड़े संस्थापक तो यही थे, बुद्ध रहे थे। घर छोड़ने के बाद बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है, बोध गया में। तीसरा पर देखिए, ध्यान दीजिए। फिर सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, है ना। फिर क्या हुआ था? मृत्यु होती है कहाँ पर? कुशीनगर, देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर स्तूप है, चैत्य है या फिर विहार है, ये बनाया ही गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सांची है, यहाँ पर कुछ भी उनके जीवन से संबंधित नहीं मिला है, नहीं पता चला है, लेकिन वहाँ पे भी क्या है, उनका स्तूप वगैरह बनाया गया है। आशा है कि समझ गए होंगे। सांची नंबर 4 राइट आंसर है अपना। कह रहे हैं कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में, और यहाँ पे लिपि तो दे दिया है कि देवनागरी लिपि है, भाषा पूछा है, आरामीक में था, प्राकृत में था, यूनानी में था या फिर पाली भाषा में था? बताइए। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख की जो भाषा है वो क्या है? तो यहाँ पर नंबर सेकेंड प्राकृत भाषा को आपको टिक करना होता है। ठीक है, लिपि पूछे देवनागरी। कह रहा है कि किसने अनेकता में एकता का विचार दिया था? ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, नहीं है तो रट लीजिएगा अच्छे से। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
अनेकता में एकता का विचार दिया गया था। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा दिया गया था। नंबर 95 कह रहा है, समझिएगा, कह रहा है जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवार, लोहे की गदा, नुकीले तीर हैं तथा अन्य सैकड़ों कह रहा है कि हथियार से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन किस राजा के बारे में किया गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। कहने का मतलब एक होता था ना, एक लेखक वैसे होते थे जो चाहते थे कि राजा से धन वगैरह मिले, पैसा मिले। एक होता था जो सही लिखा करते थे। तो ये आप देखकर समझ गए होंगे कि ये लिखने वाले जो थे वो क्या हुआ रहेंगे होंगे, पैसा वैसा मिले। बताइए ना, इतना मतलब तीर, भाला, लोहे की गदा, नुकीले तार, सैकड़ों हथियार से जिस इंसान को मारा गया हो उनका शरीर अच्छा दिखता हो, ऐसा तो संभव है नहीं। तो लेकिन यहाँ पे आपको बताना है किसने लिखा है, ये बता सकते हैं तो बताइए किसके लिए लिखा गया है। तो देखिए, हरिसेन जो थे ना वो लिखते हैं समुद्रगुप्त के लिए। ठीक है, समुद्रगुप्त। अगर आपको याद ना हो तो ऐसे याद रखिएगा ना, समुद्र पता है आपको अथाह है, मतलब उसका गहराई वगैरह अथाह है जिसका कोई अंदाजा आप लगा नहीं सकते हो। तो समुद्र में कुल्हाड़ी, तीर, भाला, तलवार, लोहे की गदा, नुकीले तार, ये सब छुपा हुआ है, सब दबा हुआ है। किसमें? समुद्र में है। बस ऐसे याद रख सकते हो, है ना। नंबर 96 कह रहा है 505 ईस्वी में लिखी अपने पुस्तक में किस ज्योतिष शास्त्री ने खगोल की 5 कृति पैतामह, रोमक, पॉलिश, वशिष्ठ और सूर्य का विवरण दिया है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, बाणभट्ट, वराहमिहिर या फिर बाग्यभट्ट। टाइम आपको दिया जा रहा है, जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए आप खुद से रोक लिया करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के अवंती, जो जिसे आप उज्जैन कहते हो, यहाँ पर जन्म हुआ था एक इंसान का, नाम है उनका वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर, ध्यान रखिएगा, ये एक गणितज्ञ थे, एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ही अपने पुस्तक, नाम था पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका में ये क्या करते हैं, ये 5 जो यहाँ पे नाम दिया गया है इसके बारे में विवरण करते हैं, विवरण देते हैं। मंगोल एक आक्रांता जाति थी। कौन? मंगोल। कह रहे उन्होंने भारत पर कई आक्रमण किए। वह शासक कौन था जिसके समय में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ? मंगोल एक आक्रांता जाति थी, भारत पर कई आक्रमण किया गया था उनके द्वारा। उस शासक का नाम बताइए जिसके समय में एक भी आक्रमण नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। देखिए, यहाँ पर आपको बताना होता है फिरोज शाह तुगलक। याद नहीं हो तो कैसे याद करेंगे, पता है? देखिए, ऐसा याद, इस तरह से याद रखिए ना आप। कह रहे मंगोल एक आक्रांता जनजाति थी, जाति थी, ठीक है, जाति थी ये। उन्होंने भारत पर कई आक्रमण किए। ऐसे समझिए ना कि रोज रोज आक्रमण करता था। कौन? मंगोल। रोज रोज करता था फिरोज, लेकिन रोज रोज करता था लेकिन फिरोज के शासनकाल में नहीं कर पाया। ठीक है। 98 कह रहा है मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने किसे पराजित करने के उपरांत विजय स्तंभ बनवाया था? महमूद खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को, मुबारक खिलजी को या फिर जलालुद्दीन खिलजी को? देखिए, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा थे, सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने ना 1448 ईस्वी में, ठीक है, विजय स्तंभ बनवाया था। कब? 1448 में। ठीक है, क्यों? तो मालवा और गुजरात को जब ये मतलब जीत लिए थे उसके बाद कहिए। नाम क्या था? महमूद खिलजी। नंबर फर्स्ट सही जवाब है, महमूद खिलजी नाम ध्यान रखेंगे। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने किसे पराजित किया? तो महमूद खिलजी को पराजित किया और इसके बाद उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। 99 कह रहा है बुध अपने कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे समीप है। तर्क क्या कह रहा है? सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चलते हैं और इसे कह रहा है कक्षा कहते हैं। बताइए क्या सही होगा यहाँ पर? देखिए,
सही बात है कि बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय लेता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के बहुत पास है। सही है ये। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चलते हैं और इसे कक्षा कहते हैं। तर्क भी सही है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला आपको यहाँ पर टिक करना होता है। ठीक है। नंबर 100 कह रहा है, वैष्णव संत गोसाई जगत गुरु द्वारा मुगल बादशाह का आमंत्रण अस्वीकार किया गया, फलस्वरूप बादशाह स्वयं उनसे मिलने गया। वह बादशाह कौन था? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? बताइए। देखिए, वैष्णव संत थे, नाम है उनका गोसाई जगत रूप, ठीक है, द्वारा मुगल बादशाह का आमंत्रण, जो वह व्यक्ति कौन थे बताना होता है। जहांगीर। जहांगीर ने ना इनको बुलाया था, लेकिन ये नहीं गए उनसे मिलने। फिर क्या होता है? तो जहांगीर क्या होता है? खुद से उनसे मिलने के लिए पहुंचता है। इसे आप याद रखिएगा। नंबर 101 पर आ जाइए। कह रहे दी गई सूचना या फिर विशेषता के आधार पर पृथ्वी पर ताप कटिबंध पहचाने। कह रहे अत्यधिक शीत क्षेत्र, याद करिए सबसे ज़्यादा शीत क्षेत्र कहाँ पर होता है। सेकेंड कह रहा है क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं होता है, मतलब उस जगह पर समझिए ना कि सूर्योदय नहीं पहुँचता है। कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य क्षेत्र है यह। और कह रहा है सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं और कम गर्मी देती हैं, मतलब नहीं के बराबर देती है, आप ऐसे समझ लीजिए ना। तो यह ना आपका पता है कौन सा है? शीत कटिबंध के बारे में कह रहा है। मतलब अब ऐसा हो रहा है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो बर्फ़ वगैरह है काफ़ी ज़्यादा पिघल रहा है तेज़ी में, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रहा है। बहुत जल्द अभी तो देखने को भी मिल रहा है, बहुत जल्द और अच्छे से पता हम लोगों को चलने वाला है। यहाँ पे नंबर फर्स्ट शीत कटिबंध आपको बताना होता है, उसी के बारे में बात किया गया था। नंबर 102 कह रहा है हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग, जिसे आप सिल्क रूट के नाम से जानते हो, इसकी यात्रा किए थे। कैसे? पैदल, घोड़े की सवारी करके, ऊँट की सवारी करके, या फिर बैलगाड़ी से। तो देखिए, हजारों साल पहले रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट पर ना पैदल, घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी और बैलगाड़ी, इन सब से किया जाता था। पहला आपको यहाँ पर टिक करना होता है। निम्नलिखित कथनों पहला, दूसरा और तीसरा पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पहला कह रहा है कि मानव बस्तियाँ इस बात को दर्शाती है कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। ठीक है, पहला ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है एक आदर्श बचाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं होता है। तीसरा कह रहा है जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उसके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। टाइम चाहिए, टाइम लीजिए, अच्छे से बताइए सोच के क्या होगा सही जवाब। देखिए, पहला ऑप्शन जो कह रहा था मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती है कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। सही बात है, पहला ये बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकेंड कह रहा है, इसको तो ठीक करेंगे ही पहला। सेकेंड कह रहा है कि एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। क्या प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं होता है? सोचिए तो जरा सा। होता है ना, प्राकृतिक दशाओं मतलब प्राकृतिक के अनुकूल ही रहना होता है एक तरह से। यहाँ कह रहा है कि योगदान होता ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा आपको दूसरा यहाँ पे हटाना है। ठीक है। फिर कह रहा है जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उसके लिए अस्थाई घर बनाना आवश्यक हो गया। बिल्कुल सही बात है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। अस्थाई घर क्यों बनाना स्टार्ट किए? फसल वगैरह के लिए ही ना। पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। कह रहे कि राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है। क्योंकि कह रहा है कि अंग्रेज इसके खिलाफ यानी कि विरुद्ध थे इसलिए, या फिर प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते थे, या फिर प्राचीन ग्रंथ
जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं उनको फेंक देना चाहिए। या फिर महिलाएं जो सती हुई वो मृत्यु की कामना करती थी। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में जो तर्क दिया वह तर्क क्या था? तो तर्क क्या था? प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं, यही तर्क दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है 105 में क्रमबद्ध करिए, मतलब सेट करिए क्या क्या सही होगा। देखिए जो CR फार्मूला है ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, CR फार्मूला कब आया था? एक सेकंड ज़रा सा रुकिए। देखिए CR फार्मूला कब आया था? तो ये ना जुलाई 1944 में आया था। ठीक है, CR फार्मूला यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है इनके द्वारा। ठीक है, इसके बाद गांधी जिन्ना समझौता, ये ना CR फार्मूला के आधार पर ही सितंबर 1944 में होता है। सितंबर 1944 में ही ये हो जाता है, लेकिन सितंबर आपको याद रखना होता है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद आया था वेवेल जो मिशन था, प्लान था, ये कब आया था? तो ये आया है जून 1945 में। सबके बारे में लिख दे रहे हैं, आशा करेंगे कि आप इससे याद कर लीजिएगा वहीं रोक करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट तो आया था 1946 में, 1946 में। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पेन सही से चल नहीं रहा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। क्या आंसर यहाँ पे सही होगा आप मिला लीजिएगा खुद से। ठीक है, हटा रहे हैं स्लाइड को, आप मतलब आगे कर रहे हैं, देखिएगा, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 106 में कह रहा है यहाँ पर आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे कांग्रेस का जो संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव है कब आया था? तो आपको पता है ना कि 31 दिसंबर 1929 को आया था। तो आप इसको ऐसे मिलाइए, 31 दिसंबर 1929 को आता है ये। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? कब मनाने की घोषणा हुई थी? कब से स्टार्ट हो गया था? उसी दिन से हम लोग का ये जो संविधान है ये लागू हुआ था ना, मतलब बाद में हुआ था, डेट के बारे में कह रहे हैं। तो ये आपका होता है दिवस 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च की बात करें तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था, ध्यान होगा आपको। और दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में चला था, है ना, 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ था और 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था। आशा है ये आपको याद होगा, नहीं होगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के याद जरूर कर लेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, टाइम दे रहे हैं इसके लिए भी आपको। चलिए आते हैं आगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। देखिए तो क्या कह रहा है? पहला कह रहा है गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। पता है जो टाइम वगैरह आपको दे रहे हैं, जिनको पहले से पकड़ होगा उनको तो लग रहा होगा कि शायद काफ़ी टाइम दे रहे हैं ना, जिनको नहीं पकड़ होगा उनके लिए ये कहिए एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा रह रहा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्लास वगैरह टीचर वगैरह का क्लास देखे जो काफ़ी अच्छा बताते हैं, लेकिन दिक्कत यही होता है वो आपको सोचने के लिए टाइम नहीं देते हैं या फिर जवाब बताने के बाद तुरंत अगला सवाल पे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश किया जा रहा है कि आपको टाइम दिया जाए। गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी ज़मीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। तो देखिए ऐसा नहीं होता था। निज व्यवस्था के तहत ना बागान मालिक नील की खेती करते थे, ठीक है, नील की फैक्ट्री के आसपास कहीं ज़मीन को अपने पास ले लेते थे या फिर कहीं मतलब पट्टे पे लेते थे या फिर खरीदते थे और मजदूर को काम पर लगाकर नील की खेती करते थे। खुद से नहीं करते थे, खुद से क्यों करेंगे? ठीक है, मालिक है वो, पैसा बहुत सारा है तो रईसी समझ ही रहे हैं। पहला वाला गलत हो गया, हो सकता है आंसर यहीं से आपको मिल जाएगा, ढेर सारा ऑप्शन होगा। देखिए पहला वाला गलत है, ये गलत होगा, ये गलत होगा और ये गलत होगा। देखिए दूसरा तीसरा अपना आंसर मिल गया है ना। पहले भी कहे थे सीटेट में आपको ध्यान रखना होता है, इस तरह का ऑप्शन वाला सवाल आए तो जो गलत अगर पहले मिलता है बस ऑप्शन पे आप जाइए और इस बात का मेरा भरोसा रखिए, हूबहू सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन वगैरह भी चेंज नहीं किया जाता है, इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है।
और हाँ, टाइम वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आपको करना होता है। सेकंड कह रहा है क्या, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़ा पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अभी तो आपको जस्ट ये लाइन बताए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मज़दूरों या फिर बड़ी मात्रा में हल एवं बैल की ज़रूरत पड़ती थी। बिल्कुल, पैसा वाला है, ज़मीन ढेर सारा लेगा तो ये सब तो चाहिए ही ना। 108 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है। देखिए समझिए, मतलब बहुत ही इजी सवाल है, बस समझना है। कौन सा चीज़ है ना जो विविधता के बारे में दिखा रहा है आपको। विविधता मतलब कुछ ऐसा हो जो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग हों, तो वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ निकलना चाहिए। तो देखिए, महिलाओं को सार्वजनिक वाहन जैसे में टैक्सी है, तिपहिया है और बस को चलाने के लिए प्रोत्साहित कह रहा है कि करना चाहिए। विविधता के बारे में कह रहे हैं। दूसरा, आत्म सहायता गुट बनाना जिसमें केवल महिलाएं हो और वो भी कुछ समुदाय से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ समुदाय को लेने के लिए कह रहा है। गलत हो जाएगा ना, पेडागोजी में आपने देखा होगा, ये तो गलत ऐसे भी कर सकते हैं ना बिना कुछ दिमाग लगाए। कुछ समुदाय के लोगों को ज़मीन और दूसरी संपत्तियां खरीदने की अनुमति देना। फिर यहाँ पे कुछ समुदाय, क्या कुछ समुदाय को देंगे? गलत है। और 2 ऑप्शन चुनना है तो चौथा इसका मतलब सही होगा। त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क में उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना, एक पार्क को सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाके में रहते हो। बिल्कुल, आसपास के इलाके में कोई भी रह सकता है, कास्ट में कोई हो या फिर धर्म में कोई हो, कोई भी रह सकता है। त्यौहार को मनाने के लिए पार्क में उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाके में रहते हो, कोई भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और महिलाओं को सार्वजनिक वाहन जैसे टैक्सी, तिपहिया और बस को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी विविधता की स्वीकार्यता को दर्शाता है। पहला चौथा सही है, नंबर 4 को यहाँ पर हम टिक कर रहे हैं। नंबर 109 कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। सवाल से पिछले बार भी आया था। देखिए, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का, वित्त विधेयक के विषय पर संशोधन करने का, एक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का आता है। नंबर जो 3rd है यही सही है अपना। कह रहा है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर क्या होता है, मनोनीत, चयनित, निर्वाचित, नियुक्त। चयन किया जाता है, चयनित होता है, ठीक है, चयनित होता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, बताइए। महाभियोग लगा करके संसद के द्वारा हटाया जाता है। संसद द्वारा क्या होगा, महाभियोग लगा करके। चलिए 112 में बताएंगे आप। यहाँ पे आपको मैच करने को कहा जा रहा है, क्या चीज़ किसके लिए फेमस है। तो देखिए, जमशेदपुर यानी कि झारखंड राज्य में जो है ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। जमशेदपुर किसके लिए है, लोहा इस्पात के लिए। अहमदाबाद क्या है, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हो, सूती वस्त्र के लिए। कहाँ है सूती वस्त्र, लीजिए, वस्त्र उद्योग के लिए। बेंगलुरु क्यों है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए। और भदोही कालीन उद्योग के लिए है। भदोही कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है सवाल आपके लिए, इसे ज़रूर याद करिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। चलिए, सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। समान जाति के परंतु भिन्न स्थान में रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी कहिए या फिर विवाह कहिए करते हैं। क्या ये विविधता में एकता है, विविधता का बात है? नहीं, अपनी जाति का दे रहा है ना, तो ये विविधता नहीं हुआ। एक ही इलाके के छात्र, ध्यान दें, एक ही इलाके के छात्र, एक एरिया का छात्र, परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, अलग अलग जाति के हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, ये विविधता है। फिर कह रहा है कि समान धार्मिक आस्था में संबंध रखने वाले लोग और एक ही इलाके में रहते हो, तो ये क्या विविधता है? नहीं। समान धार्मिक आस्था और एक एरिया में रहता है, ये विविधता नहीं हुआ। विविधता का मतलब जो कोई हो जहाँ तहाँ रहे, जिस धर्म को माने, है ना, डायलॉग बन गया ये तो। नेक्स्ट कह रहा है कि विभिन्न समुदायों की ज़रूरत की खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग इलाके में उपलब्ध होना। हाँ, यह भी यहाँ पर सही है।
दूसरा और चौथा सही है। 114 कह रहा है कि यदि दिसपुर इतना डिग्री देशांतर पर पूर्व दिशा में स्थित है तो दिसपुर का स्थानीय समय क्या होगा। यदि भारतीय समय जो है वो 8 बज रहा है सुबह, तो इसके बारे में आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, 7 बज रहा होगा सुबह का। ठीक है, सॉल्व करना आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वाला क्लास आएगा उसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 115 में कह रहा है मध्ययुगीन समय काल में, मतलब सांस्कृतिक के हिसाब से मिलाना है, तो यहाँ पे आपको पहले मिला दिया गया है। देखिए व्याकरण तथा काव्य शास्त्र जो है ना, ये लीला तिलकम हो जाएगा। कहानी सुनाना को आप कथक कहोगे। विशिष्ट शैली घराने से संबंधित है। लघु चित्र जो है ये रसमंजरी से संबंधित है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 116 पर आ जाइए। बहुत अच्छा सवाल है, शायद आपको ना पता हो, है ना। कह रहा है निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास कौन सा है। हो सकता है आपको पता भी हो, बुरा नहीं मानना है ना। देखिए सबसे पहले आपका गोदावरी आता है तेलंगाना का ऊपरी भाग से, फिर आता है पेन्नार, ये आता है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कावेरी कहाँ है, कावेरी है तमिलनाडु के ऊपरी भाग में, और पेरियार कहाँ है, तो तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण पूछेगा, गोदावरी, पेन्नार, कावेरी, पेरियार हो जाएगा। भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून ने औरतों के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को स्वीकार किया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण था, यौन उत्पीड़न रोकथाम था, या फिर दहेज मृत्युदंड अधिनियम था। तो देखिए घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार आपको पता है जिसमें कि बेटियों को हिस्सा देने की बात की गई थी। नंबर 118 कह रहा है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। बताइए कोडाई कनाल कहाँ पर है। देखिए कोडाई कनाल ना तमिलनाडु की जो पालनी पहाड़ है उसी पे है। ठीक है, मदुरई से लगभग 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कौन सा, कोडाई कनाल कहाँ पर है, पालनी पर है। कह रहा है कि बरखान भू आकृति का निर्माण होता है वायु अपर्दन से, हिम निक्षेप से, तटीय अपर्दन से, वायु निक्षेप से। वीवीआई सवाल है, देखिएगा सवाल इस बार आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। देखिए बरखान भू आकृति का निर्माण अगर पूछेगा ना तो आपको वायु निक्षेप बताना होता है। ठीक है, वायु निक्षेप के द्वारा ये होता है। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं। मतलब वह कौन सा पैसा देने वेने का कंडीशन होगा जो भुगतान करने पर, जब आप दे देते हो, लेनदार लेने के समय में आपको कानूनी तौर पर स्वीकार करने से वो सामने वाला कोई इनकार नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे विधि ग्राह्य मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, विधि ग्राह्य मुद्रा कहते हैं। ठीक है, क्या एक राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है, कौन सा, इसे आप कहोगे नेफेड। ठीक है, राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ राष्ट्रीय स्तर का सहकारी संगठन है। इसे ना आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत मतलब कह सकते हो कि इसे पंजीकृत किया गया है। काम क्या है इसका, किसान को लाभ पहुंचाना। ठीक है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है, चुनिए, बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बताना है। तो देखिए कह रहा है कि इसका गठन 1952 में हुआ। सेकेंड कह रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। कह रहा है इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। चौथा कह रहा है कि यह एक सलाहकारी संस्था है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद ना, सही बात है कि इसका गठन 1952 में हुआ था, लेकिन संवैधानिक निकाय यह नहीं है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है तो ये वाला गलत, ये वाला गलत। ठीक है, तीसरा देखते हैं, इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। हाँ होते हैं, और यह एक सलाहकारी संस्था है, बिल्कुल सलाहकारी संस्था है, यह सरकार को सलाह देती है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, नंबर 4 राइट आंसर है अपना। इसका जवाब तो आपको पता ही होगा। एपी कल्चर किससे संबंधित है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से है। फ्लोरिकल्चर किससे है,
फूल की खेती से है। और विटीकल्चर किससे है? अंगूर से है। इस तरह से सही जवाब है, ठीक है। भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से वाले वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है? भारत का जो अनुच्छेद 23 और 24 है ना, ये भारतीय नागरिक को शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है और 14 वर्ष का एज बच्चों के लिए रखा गया। इससे कम के बच्चों को आप लगा ही नहीं सकते हैं इस तरह के फैक्ट्री हो, खदान हो या किसी अन्य हानिकारक काम में। निम्नलिखित मंडलों में से किसमें 90% यानी कि 90% से अधिक पृथ्वी की जलवाष्प होती है? उसे कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। क्षोभ मंडल में, ठीक है, पृथ्वी की 90% जलवाष्प होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह है? बताइए कौन सा ग्रह है जो जोवियन ग्रह है? तो जोवियन ग्रह में आपका बुध नहीं, बुध क्यों आएगा? देखिए इसमें ना बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन अपना बृहस्पति आपको दिया गया है, तो यही टिक करना। जोवियन ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, याद रखिएगा। जोवियन ग्रह बृहस्पति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल एक दूसरे से मिलते हैं और अंतः क्रिया करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जैव मंडल। जैव मंडल एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र की अंतःक्रिया होती है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो ना, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल यहाँ पे अंतर्क्रिया करते हैं। निम्नलिखित कथन का चयन करना है। क्योटो उपसंधि के बारे में बताया, पूछा, मतलब दिया गया है। कह रहा है क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई थी। देखिए बिल्कुल सही है, 2005 में लागू हुई थी। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से ये संबंधित है। ओजोन परत की क्षीणता से जो संबंधित दिया हुआ है ना, ये अपना गलत आंसर, ये मतलब गलत हो जाएगा। और मेथेन CO2 की तुलना में हानिकारक गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, यह भी आपका हो जाएगा सही। यानी कि पहला और तीसरा, देखिए ऑप्शन नंबर जो पहला है ना, यही सही है। याद कर लीजिएगा, क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई थी। मेथेन यानी कि CH4 CO2 की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, यह भी आपको याद रखना है। लेकिन दूसरा गलत है। कह रहे हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जातीय भेदभाव की कहानी बताते हैं, इसका नाम क्या है? अछूत, पिछड़ा, तिरस्कार या फिर जूठन? ओम प्रकाश वाल्मीकि काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है। जूठन से आप इसे याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन प्राचीन समय में वनस्पति संपीड़न द्वारा बनी हुई है? देखिए बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है या फिर कोयला ऊर्जा है। तो यहाँ पे आपको कह रहे निम्नलिखित ऊर्जा संसाधन में से कौन प्राचीन समय में वनस्पति संपीड़न द्वारा बनी हुई है? तो कोयला ऊर्जा हो जाएगा नंबर 4 सही जवाब, ठीक है। 131 कह रहा है कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुनिए। कौन कौन सा कब आता है? बताइए क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको बता दिया जा रहा है। गुलाम वंश है ना, 1206 से 1290 तक रहता है। गुलाम के बाद आता है कौन सा? खिलजी। ये आपका 1290 से 1320 तक रहता है खिलजी। गुलाम खिलजी के बाद आता है तुगलक, 1320 से 1414 तक। फिर आता है आपका सैयद, 1414 से 1451 तक। और फिर आता है आपका लोदी वंश, 1451 से 1526 तक। हो सकता है देखने में थोड़ा प्रॉब्लम अगर हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया ना, तो आप इसे मैनेज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुर्की, खिलजी, तुगलक, सैयद आपको टिक करना होता है, ठीक है।
तुर्की को ही टर्की को ही आप गुलाम वंश कहते हो, ये ध्यान रखिएगा। गुलाम, खिलजी, तुगलक और फिर सैयद। कथन को पढ़िए, बताइए क्या सही क्या गलत है। पहला कह रहा है भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ। सेकेंड कह रहा है भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। बताइए क्या होगा सही। तो देखिए पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा, नहीं, उनका तो कोई लेवल ही नहीं था, स्पर्धा की तो ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। अपने भारत का सबसे बेस्ट था, स्पर्धा का तो बात ही नहीं था। पहला गलत है। सेकेंड क्या कह रहा है, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ। हाँ, यह सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी कि नंबर सेकेंड टिक करना है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। पहला कह रहा है सरकार राज्य का एक अंग होती है। सेकेंड कह रहा है सरकार और राज्य एक ही है और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है। चौथा कह रहा है कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। बताइए सही क्या है यहाँ पर। पहला वाला ऑप्शन देखिए, सरकार राज्य का एक अंग होती है, सही जवाब है। भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता यानी कि इंटरप्रेटर कौन होता है, तो आपको पता है कार्यपालिका यानी कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपको बताना होता है। कह रहा है कि संघवाद से अर्थ है, संघवाद मतलब क्या समझते हैं, पूरे देश में एकात्मक प्रशासन, केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल, देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, या फिर देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन। बताइए संघवाद से आप क्या समझोगे यहाँ पर। संघवाद का मतलब होता है दोस्तों देश में सरकार का एक से अधिक स्तर, संघवाद, ठीक है। संघवाद देश में सरकार का एक से अधिक स्तर को हम लोग कहते हैं। कह रहे हैं कि बालकों को सामाजिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है पाठ्यक्रम पूरा करवाकर, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पढ़वाकर, पुस्तकालय के माध्यम से, या फिर शिक्षणोपरांत आयोजित किए जाने वाले व्यवहारिक कार्यों के द्वारा। बताइए बालक को सामाजिक मूल्य का व्यवहारिक प्रशिक्षण के बारे में बात किया जा रहा है। सामाजिक मूल्य का प्रशिक्षण कैसे दोगे पता है, शिक्षणोपरांत आयोजित किए जाने वाले व्यवहारिक कार्यों के द्वारा किया जाता है। नंबर 4 सही जवाब है। कह रहे हैं कि एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति में, निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु, सोच विचार और विषम हेतु, या फिर बच्चों के लिए तनाव करने का एकमात्र सूचना स्रोत है। तो कह रहा है ना एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है। कैसे, तो उत्तम उपयोग होता है सोच विचार और विस्मय हेतु, ठीक है। 138 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण से अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण से अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है। कैसे, सामाजिक घटनाओं का अध्यापन के द्वारा, या फिर जनतांत्रिक सद्भावना की शिक्षा के द्वारा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, या फिर सभी। देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण से अपेक्षित गुणों का विकास मतलब सामाजिक विज्ञान अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो तो उनको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। सामाजिक घटना का अध्यापन कर सकते हैं वे, जनतांत्रिक सद्भावना की शिक्षा उनको मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा भी उनको मिलेगी, यानी कि सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। सामाजिक विज्ञान से आप सब कुछ एक तरह से मानिए समझने लगते हो। सूफी भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजना बनाते समय शिक्षक को केंद्रित होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या कह रहा है। भक्ति और सूफी आंदोलन विषय है, सब्जेक्ट है, इस पर पुनर्योजना बनाते समय शिक्षक को तात्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण पर मतलब
ध्यान देना चाहिए तब तैयार करना चाहिए, या फिर भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गाने, कविता और नृत्य के महत्व पर ध्यान देना चाहिए? क्या शामिल करना चाहिए? तो देखिए, भक्ति और सूफी आंदोलन विषय पर पुनर्योजना बनाते समय तात्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण पर और भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गाने, कविता और नृत्य के महत्व पर ध्यान देना चाहिए। दोनों पर। नंबर 3 को यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे। कह रहा है कि विद्यार्थियों में घरेलू सहायक, जिसे आप डोमेस्टिक हेल्पर कहते हो, इसके प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि यानी कि शिक्षण शास्त्र योजना जो है सबसे उचित होगा? बताइए। सवाल को पहले पढ़िए, फिर ऑप्शन को देखिएगा, एक बार और पढ़ लीजिए। विद्यार्थियों में घरेलू सहायक यानी कि जो डोमेस्टिक हेल्पर होता है ना, उसके प्रति सहानुभूति पैदा करने के लिए और उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्र योजना सबसे अधिक उचित होगी? पहला कह रहा है कक्षा में घरेलू सहायक के एक वास्तविक उदाहरण की वास्तविकता को साझा करना, या फिर घरेलू सहायक के कार्यों पर वृत्त चित्र को दिखाना व उस पर चर्चा करना। तीसरा कह रहा है एक घरेलू सहायक को कक्षा में आमंत्रित करना, या फिर छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनवाकर उनके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहने को लेकर के। बताइए। तो आपको पता है ना कि जो इंटरव्यू एक तरह से होता है ना, कभी भी इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए पेडागोजी में तो आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू टाइप का जो सवाल होता है ना वो काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, मतलब बच्चों को किसी से मिलवा दीजिए, बुला दिख करके बात करवा दीजिए, कुछ लिखवाना हो लिखवा दीजिए, तो ये मायने रखता है। तो छात्रों को किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उनके अनुभव पर एक कहानी लिखने को कहने को लेकर के आप बच्चों को सहानुभूति उनके प्रति पैदा कर सकते हो और संवेदनशील बना सकते हो। घरेलू कार्य का महत्व। विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। कह रहे हैं घरेलू कार्य का महत्व, है ना, घरेलू कार्य का महत्व समझ रहे हैं ना, घरेलू कार्य का महत्व। सब्जेक्ट को पढ़ाते समय टीचर को क्या दिखाना चाहिए? एक ऐसे कार्य के रूप में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, या फिर एक ऐसे कार्य के रूप में जिसे पूरा करने में कम समय की आवश्यकता होती है, या फिर एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए, या फिर एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किए जा सकते हों। बताइए क्या होगा सही जवाब? तो आपको समझ में ये तो आ गया होगा, पेडागोजी में आपने देखा होगा एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किया जा सकता है। इस ऑप्शन को तो हम लोग लेंगे ही। चौथा यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कह रहे क्या? एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए। घरेलू कार्य का आपको पता है कि महत्व नहीं दिया जाता था, धीरे धीरे उसका इंपॉर्टेंस अब बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो यह भी सही है। महत्वपूर्ण कार्य होता है, ऐसा नहीं है कि ऑफिस का वर्क जो आप कर रहे हो वही काम होता है ना, घरेलू कार्य काफ़ी मायने रखता है। तीसरा चौथा सही है, नंबर 4 पे टिक करेंगे बस। कह रहे एक गतिविधि के आयोजन जिसमें अपने आसपास पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसमें विद्यार्थी किस कौशल का विकास करते हैं? सवाल को समझिए पहले। एक गतिविधि के आयोजन, ठीक है, एक एक्टिविटी किया जा रहा है जिसमें अपने आसपास पड़ोस के बुजुर्गों से बातचीत करते हैं और भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसमें विद्यार्थी किस कौशल का विकास करते हैं? बताइए। प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना, सुनना और अन्वेषण करना, अनुमान लगाना और बातचीत करना, परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना। बताइए क्या होगा सही? देखिए, प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना ये होगा। सुनना और अन्वेषण करना, अन्वेषण मतलब हो गया कि आपका रिसर्च करना, जांच करना, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आसपास के बुजुर्गों से अगर आप बातचीत कर रहे हो तो इसकी तो खैर ज़रूरत ही नहीं है। फिर आ जाइए, अनुमान लगाना और बातचीत करना, हाँ यह सीख हो सकता, अनुमान लगाइए, फिर कोई सवाल करिए, बातचीत करिए। परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना, यह भी आप करोगे, तो यहाँ पे यह भी सही जवाब आपका हो जाता है। 142 में आपको नंबर, एक सेकेंड नहीं 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 नहीं, प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना तो होगा, सुनना और अन्वेषण करना इसको भी आप टिक करोगे।
अनुमान लगाना और बातचीत करना, यह भी सही हो जाएगा। परिकल्पना बनाना और विश्लेषण करना नहीं, विश्लेषण करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, जानकारी इकट्ठा करना है ना आपको, तो विश्लेषण क्यों करना, विश्लेषण नहीं करना है। बड़े बुजुर्ग से जब आप बात कर रहे हो भूमि उपयोग के बारे में, भूमि उपयोग के बारे में, ठीक है, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। नंबर 143 पर आ जाइए। शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से चरण महत्वपूर्ण हैं? पहला कह रहा है कि योजना, फिर कह रहा है लागू करना, फिर प्रतिक्रिया देना, फिर कह रहा है कि मूल्यांकन करना। बताइए। तो देखिए क्या कह रहा है ना, शिक्षण से संबंधित अगर पूछेगा ना, शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से चरण, तो योजना और प्रतिक्रिया देना, ये आपका हो जाएगा सही जवाब। लागू करना, मूल्यांकन करना, ये दोनों ना शिक्षण से संबंधित नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में से कौन सबसे सटीक है जो अलग अलग रूपों में ताजे पानी की उपलब्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बताइए। चलिए बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सबसे सटीक है जो अलग अलग रूपों में ताजे पानी की उपलब्धता को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? मानचित्र, पाई आरेख, वन आरेख या फिर आवृत्ति बहुभुज। पाई आरेख के माध्यम से दोस्तों किया जाता है, याद रखिएगा क्या होगा, पाई आरेख। शिक्षण सहायक सामग्री में कौन सबसे सटीक है जो अलग अलग रूप में ताजे पानी की उपलब्धता ना, तो पाई चार्ट के थ्रू आप यहाँ पर दिखाओगे। कह रहा है कि निम्न विधियों में से किस विधि की स्कूलों में उच्च प्राथमिक खंड के एक सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए सिफारिश की है? निम्न विधियों में से किस विधि को कह रहा है स्कूल में उच्च प्राथमिक खंड के एक सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए सिफारिश किया गया? सवाल जवाब आप पढ़िएगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा, बहुत ही ईजी है। कह रहा है कि अन्य मूल्यांकन के तरीकों पर कागज पेंसिल परीक्षण के उपयोग को बढ़ावा देने को लेकर के है, या फिर सीसीई का अवलोकन एक बाहरी गतिविधि है जिसका एक विषय या पाठ के पूरा होने के बाद पालन किया जाता है, या फिर कह रहा है शिक्षकों को मुख्य रूप से इकट्ठा करने और मूल्यांकन के परिणामों को रिकॉर्ड संकलन करने के लिए प्रेरित करना होगा, या फिर एक बच्चे को प्रोत्साहित करते समय उसे अपने अतीत के प्रदर्शन की तुलना में हुए प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बताइए। जैसा कि आपको कहा गया था ना, आप देखोगे समझ जाओगे। तो अतीत पर ध्यान दीजिए, एक बच्चे को प्रोत्साहित करते समय उसके अपने अतीत के प्रदर्शन की तुलना में हुई प्रगति पर ध्यान केंद्रित कराना, ध्यान अभिक्षित करना, मतलब ये जो है ये हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्न विधियों में से किस विधि की स्कूलों में उच्च प्राथमिक खंड के एक सामाजिक विज्ञान कक्षा के लिए सिफारिश किया गया है? तो यही सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन क्या है, एक से ज़्यादा पूछा है क्या? चलिए ठीक है। कह रहा है कारखाना भ्रमण ना, तो देखिए कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय ना अन्वेषण कौशल को विकसित करना आपका हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड। समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना होगा और अन्वेषण कौशल को विकसित करना, साथ ही साथ कह रहे परिकल्पना करना। बताइए क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे ना ये वाला तो समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना तो बिल्कुल सही है, और ऑप्शन किस तरह से है? अन्वेषण कौशल को विकसित करना, समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना और अन्वेषण कौशल को विकसित करना, ये दोनों हो जाता है, ठीक है। दूसरा तीसरा यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है, सही मतलब बिल्कुल सही है, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, थोड़ा सा हम ही हो गए थे, है ना,
दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी ऐसा होता है ना कि इसमें 2 सवाल आपको 2 जवाब ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल सटीक लगेगा, यही होना चाहिए। 4 में से 2 को तो आप इजी वे में हटा दोगे, लेकिन 2 पर बहुत कन्फ्यूजन होगा। कह रहे कि एक दैनिक समय तालिका में लचीलेपन की क्यों ज़रूरत है, बताइए। तो पहला कह रहा है प्रशासन को छात्रों से विभिन्न डेटा लेने के लिए अनुमति देना, छात्रों को छूट देने के लिए, शिक्षकों को छूट देने के लिए, या फिर शिक्षण के लिए उचित समय समर्पित करने के लिए। तो देखिए एक दैनिक समय में ना समय तालिका में लचीलेपन की ज़रूरत होती है, क्योंकि शिक्षण के लिए उचित समय समर्पित करना होता है। लचीलापन होना चाहिए, नहीं कि उतना देर का टाइम है तो उतना देर में ही आपको जो करना है करिए। लचीलापन मतलब थोड़ा बहुत छूट होना चाहिए। 40 मिनट का क्लास है तो 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कभी कभी टॉपिक वगैरह भी डिपेंड करता है ना। कह रहे सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि का दोष है। मतलब कथन विधि जब होता है ना तो क्या प्रॉब्लम इससे आता है, छात्र निष्क्रिय होते हैं, अध्यापक आलसी होते हैं, विषय वस्तु पर्याप्त नहीं है, या फिर अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि का दोष क्या है? दोष क्या है कि छात्र ना निष्क्रिय हो जाता है, एक्टिव ना होकर के पैसिव हो जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आप कहते जा रहे हो, बच्चा बस सुनते जा रहा है, कोई जवाब सवाल नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, निष्क्रिय है। कह रहे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थिति के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं, अन्वेषण का, तुलना का, या फिर विश्लेषण का, बताइए। तो देखिए अन्वेषण और विश्लेषण करने को होगा, तुलना नहीं होगा। तुलना तो तब ना होता है दोस्तों जब 2 फैक्ट्री, 2 कंपनी, 2 उद्योग के बारे में बात किया जाए, तो तुलना यहाँ पे क्यों करें, है ना। अन्वेषण और विश्लेषण करना है, पहला तीसरा सही है, नंबर 3। कह रहा है कि परियोजना उपागम संदर्भित करता है कि वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय के जांच की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है। यह निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए इसको ना आप याद कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता हो तो। यहाँ पे नंबर पहला तो टिक कर ही दिया गया है। कह रहे परियोजना उपागम संदर्भित करता है कि, समझिएगा, वास्तविक दुनिया के किसी भी विषय की जांच की गहराई एक छात्र के ध्यान और प्रयास के काबिल है। यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो लिलियन जी कार्ड्स और सिल्विया सी चार्ड के द्वारा। नंबर पहला सही है, ठीक है। तो इस पेज पे ही आपको छोड़े जा रहे हैं, आप ना इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, नाम इनका याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा इनका मतलब ये कूट रहा है और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपको पसंद आया होगा। आप में से जो भी लोग नए हो, और भी क्लास दिया गया है, और जब तक आपका एग्ज़ाम यानी कि 7 जुलाई का डेट आपको पता है फिक्स है, 7 जुलाई तक यहाँ पर हर दिन आपके लिए क्लास आता रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप खुद से कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए आपको कहा नहीं जाता है, परेशान नहीं किया जाता, तो आप खुद से ये काम कर दिया करेंगे। कुछ कहना हो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे 2 थंबनेल शो कर रहा है, अभी तक अगर आपने इन दोनों में से किसी भी क्लास को नहीं देखा है तभी ही टच करके आप देख लीजिए।